प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न नंबर 1, उपयुक्त सरसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें गुणनफल ज्ञात करना है। पहले नंबर का प्रश्न है x धन 4 x इंटू x धन 10। तो हम किस सरसमीका का प्रयोग कर सकते हैं? सबसे पहले हम इस गुणनखंड को उतार लेते हैं। सरसमीका कौन सी लग सकती है? x धन a इंटू x धन b बराबर x वर्ग धन a धन b x धन a। हमने सरसमीका लगाया। इस सरसमीका हम प्रयोग करेंगे तो अब a के स्थान पर कौन हो जाएगा 4, b के स्थान पर कौन हो जाएगा 10। देखिए क्या हो जाएगा, x इंप्लाइज x धन 4 गुणा x धन 10। हमने a के स्थान पर 4 रख दिया, b के स्थान पर 10 रख दिया। क्या हो जाएगा x धन फिर से a के स्थान पर 4 b के स्थान पर 10 इंटू x धन a के स्थान पर 4 b के स्थान पर 10। a भी है तो 4 10 410 नहीं लिखना है, 4 गुणा 10 लिखना है। अब आगे आया x धन 4 x धन 10 बराबर x वर्ग धन 14x धन 10 40। इस तरह से हमने गुणनफल केवल 2 ही स्टेप में निकाल लिया। इतनी आसानी से हम गुणनफल निकाल सकते हैं। तो इसी का हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, या हम किसी और सवाल को लेते हैं। चौथा सवाल लेते हैं। चौथा सवाल है y वर्ग धन 3/2 y वर्ग ऋण 3/2। हम चौथा सवाल लेते हैं y वर्ग धन 3/2 y वर्ग धन 3/2। अब हम इसका भी गुणनफल ज्ञात करेंगे। गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर्वसमीका लगाना पड़ेगा। सर्वसमीका, अब देखिए इस पूरे को हम x मान लेंगे, इस पूरे को y, इस पूरे को x, इस पूरे को y। तो क्या हो जाएगा x धन y सॉरी x धन a इंटू x ऋण 3 बराबर होता है x वर्ग ऋण a वर्ग। यह हम y के रूप में, यानी x धन a इंटू x ऋण a बराबर x वर्ग ऋण a वर्ग, जैसे कि हमने तीसरे नंबर की सरसमीका में पढ़ा है। तो अब हम x के स्थान पर क्या लेंगे y वर्ग, और a के स्थान पर क्या ले लेंगे 3/2। तो देखिए हल क्या होगा, y वर्ग धन 3/2 और y वर्ग ऋण 3/2 बराबर, देखिए इसके स्थान पर हमने ये रख दिया तो इसके स्थान पर ये रखना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, x के स्थान पर मैं क्या रख दूंगा y वर्ग पूरे की घात कितनी हो जाएगी 2, ऋण a के स्थान पर कितना रख दूं 3/2 पूरे की घात कितनी 2। अब हो जाएगा हमारा y की घात 2 दूनी 4। देखिए गुणा में घात की घात यदि है तो ये गुणा होगा, ऋण 3 की घात 2 2 की घात 2। क्या हो जाएगा y की घात 4 ऋण 3 की घात 2 है 9 और 2 की घात 2 है 4। ये हमारा गुणनफल आ गया। इतने आसान स्टेप में हमारे गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, गुणनफल प्राप्त हो रहे हैं। अब हमारे पास प्रश्न नंबर 2 है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। सीधे गुणा 107 गुणा 103 दिया है हमारे पास। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न 2, सीधे गुणा किए बिना मान ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं। प्रश्न है 107 गुणा 103। 107 गुणा 103 हमें गुणा नहीं करना है। गुणा नहीं करना है तो हम इसे सर्वसमीका 4 के रूप में बदल सकते हैं। देखिए हम कैसे बदलेंगे सर्वसमीका के रूप में। हम इसको लिख देंगे 100 धन 7 गुणा 100 धन 3। देखो 100 के रूप में हमने लिया, एक निश्चित संख्या ले लिया 100 ले लिया और उसके साथ धन 7
और धन 3। ये ए और बी अलग अलग हो सकते हैं, ये तो एक्स के रूप में हमें ये लेना है। अब हमें क्या है, सर्वसमीका x धन ए इंटू एक्स धन बी बराबर एक्स वर्ग धन ए धन बी एक्स धन ए बी के प्रयोग से, इसका हम प्रयोग करेंगे तो क्या होगा देखते हैं कि x के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, x के स्थान पर 100, a के स्थान पर 7 और b के स्थान पर 3। तो देखते हैं x के स्थान पर 100 धन 7 100 धन 3 बराबर x के स्थान पर जगह खाली कर दो, वर्ग धन a के स्थान पर b के स्थान पर x के स्थान पर फिर 100 धन a के स्थान पर और b के स्थान पर दोनों कर दीजिए। तो x के स्थान पर आया 100, a धन b मतलब 7 धन 3 100 और फिर 7 गुना 3। बस अब इसको हल करना बस हमारा उद्देश्य है। 100 गुणा 100 धन 7 और 3 10 गुणा 100 धन 21। तो क्या प्राप्त होगा देखिए, ये हो गया 10,000 धन 1,000 धन 21। 10,000 और 1,000 में हो गया 11,000, 11,021। ये हो गया हमारे पास 11,021। ये सुगमता से सरलता से हमें गुणनफल प्राप्त होगा। अब आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। गुणनखंडन करने के लिए हमारे पास है उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग। तो उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। इसका गुणनखंडन हमें करना है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसे सरल में बदल लेते हैं। 9x वर्ग है तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग और 3x पूरे की घात 2। ऐसे ही हम 6xy को ऐसे ही रहने देते हैं y की घात। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये बन जाए a का वर्ग 2ab धन b का वर्ग। देखो बन जाए तो अच्छा है। a का वर्ग है 3x का वर्ग, 2ab मतलब 2, a कौन है 3x और b कौन है बन तो है 3 6xy। देखिए 6xy को तो हम लिख सकते हैं कि 2 गुणा 3xy धन y। अब हम इसे लिख सकते हैं सर्वसमीका लगा दीजिए, सर्वसमीका लगा दीजिए a धन b गुणे की घात 2 बराबर a की घात 2 धन 2 ab धन b की घात 2। हम a के रूप में भी सर्वसमीका को लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर इस तरह का रूप हमारे पास दिया हुआ है, तो क्योंकि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं बराबर a धन b गुणे की घात 2। तो ठीक है, अब हमारे पास a के स्थान पर कौन है 3x है ना, वर्ग 1। b के स्थान पर कौन है, हम सीधे लिख लें a बराबर 3x b बराबर y है ना। अब सर्वसमीका में मान रख लेंगे 3x का वर्ग धन 2 गुणा 3x धन y धन y वर्ग यानी यहाँ तो देखो b वर्ग के स्थान पर y वर्ग, इसके बराबर क्या होता है a। अब a कौन है 3x है और b कौन है y, 3x धन y पूरे की घात 2 आया है बहुत आसान। अब ये घातों है, इसे हम दो खंडों में बांट देंगे 3x धन y इंटू 3x धन y, यही अदृष्ट गुणनखंडन हो जाएगा। इतनी आसानी से हम सवालों को हल कर सकते हैं। अब हम चौथे नंबर के सवाल में आते हैं। उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। अब इनका प्रसार करना है हमें। x धन 2y धन 4z का वर्ग। हमें अब क्या करना है, प्रसार करना है। प्रसार कीजिए, प्रश्न नंबर 4 हो गया। और इसमें प्रसार है, पहला ही सवाल लेते हैं x धन 2y धन 4z।
प्रसार करने के लिए हम सर्वसम्मिका से तुलना करेंगे। सर्वसम्मिका कौन सी लग जाएगी, a धन b धन c पूरे की घात 2 बराबर a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 धन 2ab धन 2bc धन 2ca। इस तरह से सर्वसम्मिका है। बस सर्वसम्मिका में सीधे मान कर देंगे, a बराबर 2x, b बराबर a बराबर x, b बराबर 2y और c बराबर 4। इस तरह से हम सर्वसम्मिका में मान रख देंगे तो हमें सीधे सीधे बराबर हो जाएगा x धन 2y धन 4z पूरे का वर्ग बराबर a के स्थान पर जगह खाली वर्ग, a के स्थान पर कौन आएगा x, b के स्थान पर जगह खाली 2y वर्ग, c के स्थान पर 4z वर्ग धन 2 फिर से a के स्थान पर x, 2ab है, b के स्थान पर 2y धन फिर 2 फिर b के स्थान पर 2y, c के स्थान पर 2z फिर धन 2 c है, c कौन है 4z और a कौन है फिर से x। इस तरह से हम मान कर देंगे। इसे जैसे ही हम सरल करेंगे यही हमारा गुणनफल होगा या प्रसारण होगा। चलिए करते हैं x की घात 2 की घात 2 मतलब 4, y की घात 2 यानी y की घात, फिर 4 की घात 4 यानी 16, z की घात 2 यानी z की घात 2 धन फिर 2 गुनी 4 x और y का गुणा हुआ तो xy धन 2 गुनी 4 गुनी 8 y और z का गुणा हुआ तो yz धन और 2 गुनी 4 गुनी 8 जेड एक्स। इस तरह से हमारा आंसर प्राप्त हुआ जो वास्तव में x धन 2y धन 4z पूरे के वर्ग का प्रसार है। अब हम प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है गुणनखंडन कीजिए। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 5 किस तरह का गुणनखंडन करना है हमें। प्रश्न 5 गुणनखंडन कीजिए। और हमारे पास प्रश्न है पहले नंबर में 4x वर्ग धन 9y वर्ग धन 16z वर्ग, 4x वर्ग धन 9y वर्ग धन 16z वर्ग। इसके बाद है धन 12xy ऋण 24yz धन 16xz धन 12xy ऋण 24yz धन 16xz। तो ऋण 24 yz ऋण 16 हमारे पास किस तरह से सवाल है। अब हमें इसे सर्वसम्मिका के रूप में जमा करना है। इससे पहले हमने सर्वसम्मिका प्रयोग की बिल्कुल उसी का प्रयोग करना है। इन तीनों को यदि हमने जमा किया तो ये अपने आप जम जाते हैं। देखिए कैसे, ये हुआ 2x, ये देखिए 2 की घात 2 x की घात 2, इसको लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 3 की घात 2 y की घात 2, इसको लिख सकते हैं 4 की घात 2 z की घात 2। अभी इनको जैसे का कैसा लिखा जाए 12xy ऋण 24yz ऋण 16xz, इन्हें ऐसे ही लिखा जाए। अब हम इनको देखते हैं कि ये किस रूप में बन सकते हैं। 2x पूरे की घात 2, 3y पूरे की घात 2, 4z पूरे की घात 2। तो आइए हम देखते हैं ये पहला वाला पद जो है इसको हम 2ab के रूप में जमाएं, क्योंकि xy देखिए xy 2ab के रूप में हम इसे जमाना चाहते हैं। तो 2 है हमारे पास, a कितना है 2x है और b कितना है 3y। करके देखते हैं 3 दूनी 6 दूनी 12, 12xy। देखिए 12xy को हमने लिख दिया, 2ab के रूप में भी जम जाएगा। ठीक,
अब हम देखते हैं इसको हम क्या कर सकते हैं। इसमें ऋण है, हमें ये देखना है कि यहाँ जेड है इसलिए ऋण है और यहाँ भी जेड है तो ऋण है, यानी दोनों इस जगह पर जेड जैसे ही आता है तो ऋण आ जाता है। अब हमें ध्यान देना है इस पहले पद में कि भाई जेड जो है, तुम जो हो जहां भी आए हो तो ऋण लेकर आया। देखो यहां पर x है, y है, यहाँ y है, x है, तो दोनों जगह x में ऋण लेके नहीं आया, दोनों जगह y में भी ऋण लेके नहीं आया, लेकिन z दोनों जगह ऋण लेके आया। इसका मतलब z वास्तव में ऋणात्मक है। तो 4z को हम ऋण में लिख देंगे, उसका जब वर्ग करेंगे तो धन में आएगा। वर्ग कैसे आएगा? धन में आएगा। देखिए करके देखो, ऋण 4z गुणा ऋण 4z कितना आया? 4 चौके 16z स्क्वायर, है ना, धन में आया। तो ऋण है कैसे पता चला? क्योंकि उसके दोनों प्रसारित रूप में ऋण है। अब हम z को आसानी से दर्शा सकते हैं। कैसे दर्शाएंगे? देखिए धन 2yz, देखिए सेकंड वाला पद और थर्ड वाला, दो सेकंड वाला पद क्या है? 3y, थर्ड वाला पद क्या है? ऋण 4। इसको हल करो, इसको हल करेंगे 3 दूनी 6, 6 चौके 24 आ गया, ये ऋण भी आ गया और y गेट भी आ गया। वाह, बहुत अच्छा प्रसारित है। फिर उसके बाद तीसरा पद है हमारा 2। अब ये वाला जेड एक्स, ये वाला पद हमें पता है a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 धन 2ab धन 2bc धन 2c, ये c और ये a, ऐसा जमा लेंगे क्या हो जाएगा? c कौन है? ये है ऋण 4, a कौन है? 2। इस तरह से हमें सवाल को जमा लेना और करके भी देख लेंगे। 4 दूनी 8 दूनी 16 और ऋण है तो ऋण x आ गया। समीकरण का a धन b धन c पूरे की घात 2 बराबर a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 धन 2ab धन 2bc धन 2ca के प्रयोग से इसका हम प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा? सीधे देखिए इसके बराबर सीधे सीधे क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, तो ये हो गया c। तो हम सीधे सीधे लिख देंगे, इसको उस तरफ लिखे तो और ज्यादा अच्छा है। बराबर a धन b धन c पूरे की घात 2 के प्रयोग से, हमें क्योंकि गुणनखंड के रूप में चाहिए। हाँ, अब हम देखते हैं तो a b c के रूप में हमने कर दिया। इस पूरे को तो हमने लिख दिया। ये बाया पक्ष देखिए, 2x को a, 3y को b और ऋण 4z को c मान लिया, तो सीधे सीधे इस पूरे का मान क्या आ जाएगा? इस पूरे का मान आ जाएगा a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 ऋण 2a है, तो सीधे इसके बराबर क्या आ जाएगा? a मतलब 2x धन b मतलब 3y धन c मतलब ऋण 4z। धन ऋण से यहाँ क्या आ जाएगा? सीधे ऋण 4z पूरे की घात 2, और उसको हम लिख सकते हैं, अगर 2 घात है तो 2 बार लिख सकते हैं, 2x धन 3y ऋण 4z इंटू 2x धन 3y ऋण 4z। प्रश्न नंबर 15, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। यानी हमारे पास एक द्विघात बहुपद है और उसके हमें 2 भाग करना है। 2 भाग करने से हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों मिल जाएगी। क्षेत्रफल दिया हुआ है 25a वर्ग ऋण 35a धन 12। तो हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हम लिख देंगे क्या है? क्षेत्रफल हमारे पास है आयत का क्षेत्रफल 25a वर्ग ऋण 35a धन 12। जब तक ये 2 अलग अलग खंड में विभाजित नहीं हो जाता तब तक हम इसे हल करते जाएंगे। तो देखते हैं कैसे हम इसे हल कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा 25a वर्ग
तो 25 गुणा 12, हम सबसे पहले ए सी के रूप में हम इसे बदल लेंगे। तो 25 गुणा 12 क्या होता है? 25 गुणा 12 होता है हमारा 300। अब हम इस 300 को मध्य, देखो अंतिम पद हमारा 300 है, हमें उसे ऐसे दो भागों में बांटना है कि मध्य पद का योग, यहाँ धन का निशान है ना, मध्य पद का योग, दो अंकों का योग 35 हो और गुणनफल 300 हो। चलिए हम 300 के ही आधार पर गुणनफल करके देख लेते हैं। 300 में हम देखते हैं कि 2 150, फिर 2 75, फिर 3 25, फिर 5 5 और फिर 5। अब हमें इन समूहों के ऐसे जोड़े बनाना है कि 35 योग आए, गुणा तो 300 आना ही है। तो 35 योग लाने के लिए क्या कर सकते हैं? 2 दूनी 4, 4 25, इन तीनों को हम ले लेते हैं एक साइड और 3 5 15 इनको ले लेते हैं दूसरे साइड। तो 20 और 15 का योग हो जाएगा 35 और गुणनफल तो है ही 300। तो चलिए हम इसे लिख देते हैं 25a वर्ग ऋण a धन 12। अब हम इसको लिख देंगे 35 को 20 धन 15, जो अंतिम पद में निशान होता है वो यहाँ लगा दिया। अब हो गया 25a वर्ग ऋण 20a ऋण 15a धन 12। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? देखिए ये भी 5 का गुणज है, ये भी 5 का गुणज है, तो 5 निकाल लीजिए। ए दोनों में है तो ए निकाल लीजिए। 5a मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा 5a ही बचेगा यहाँ, लेकिन यहाँ पर बचेगा 5 होके 20। फिर ऋण, यहाँ तो ये 3 का गुणज है, ये भी 3 का गुणज है, तो ऋण 3 कॉमन निकाल दो तो बचेगा 3 5 से 5a, ये बस 15 हो गया, तो 5a है 312। एक समान दोनों में, सॉरी ऋण चिन्ह कॉमन निकला है तो अंदर ऋण, ये दोनों में से हमें एक समान अंदर बचना चाहिए। दोनों में से 5a ऋण 4 कॉमन निकल जाएगा, 5a ऋण 4 हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 5a ऋण 3। इस तरह से ये दो गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए। वास्तव में ये दो गुणनखंड क्या है? लंबाई और चौड़ाई। तो आंसर क्या आएगा? आयत की लंबाई बराबर 5a ऋण 4 एवं चौड़ाई बराबर 5a ऋण 3 है। इसी प्रकार हम घनाभों जिनमें आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक दीजिए। अब हमारे पास 3 घात वाले आयतन दिए हुए हैं और हम उसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 16। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 16। घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। 2 सवाल है, 2 में से हम पहला सवाल करते हैं। तो हमारे पास आयतन दिया हुआ है 3x वर्ग ऋण 12x। तो आयतन हमें पता है कि आयतन क्या है। आयतन वास्तव में क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। किसका आयतन? घनाभ का है ना। ये वास्तव में क्या है? घनाभ है। तो घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब हमें आयतन तो दिया हुआ 3x वर्ग ऋण 12x। इस 3x वर्ग ऋण 12x को हमें 3 भागों में 3 गुणनखंडों में तोड़ना है। तो ठीक है, 3x वर्ग ऋण 12x हमारे पास है। हम इसे देखिए दोनों में से जो जो कॉमन कर सकता है उन्हें तो हम बाहर निकालें। यहाँ भी 3 का गुणज 3 है, यहाँ भी 3 का गुणज 12 है, यहाँ x वर्ग है, यहाँ x है। 3x हम बाहर निकाल सकते हैं। तो अंदर बचेगा x ऋण 3x 3 चौक 12 x ऋण करेंगे x ऋण 4। ओहो, एक ही स्टेप में ये सवाल पूर्ण हो गया। देखिए अब हम इसे 3 भागों में लिख सकते हैं। 3 गुणा x ऋण 4। तो हम अब इनमें से किसी को भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मान सकते हैं। चलिए हम इसे ही मान लेते हैं। आंसर हो जाएगा घनाभ की लंबाई 3 भाग हो गए,
धनात्मक की लंबाई, कोई भी लंबाई, कोई भी चौड़ाई, कोई भी ऊंचाई हो सकता है। अब हम जिसे मान रहे हैं चल जाएगा। धनात्मक की लंबाई 3, चौड़ाई बराबर x एवं ऊंचाई बराबर x रे 4 है। ये आ गया आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। और चूंकि उसने कुछ विमा नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पर हम इकाई लिख सकते हैं कि लंबाई 3 इकाई, चौड़ाई x इकाई और ऊंचाई x रे 4 इकाई है। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 बहुपद समाप्त होता है। बहुपद को हमने 4 भागों में हल किया है।